हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम रीट लेवल 1 के जो मैथ्स के टॉपिक हैं उनको उनको एक्सप्लेन करना, उनके जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन सभी को आज से हम शुरू कर रहे हैं। एक टॉपिक लेंगे और उसके साथ में उसके थ्योरी, उसके क्वेश्चन सभी एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपकी जो रीट लेवल 1 मैथ्स की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सके। जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं किया या फिर जिनको अभी तक कोई अच्छा मैटर नहीं मिला है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा, पूरी देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पूर्ण संख्याएं, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हमारा पहला टॉपिक यही है। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पीवाईक्यू क्वेश्चंस। पीवाईक्यू क्वेश्चंस में 2023 में जो एक क्वेश्चन आया था अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड, वो वाला प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे। और उसके अलावा 15 प्रश्न इसमें और डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में हूबहू आ सकते हैं। जो भी थ्योरी है यहाँ से, जो भी थ्योरी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने यहाँ पे डाले हैं। तो आप पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे पहला जो हमारा जो स्लाइड यहाँ पे है वो है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स की। तो पूर्ण संख्या मतलब जो क्या हो, अपने आप में पूरी हो। पूर्ण का मतलब जो अपने आप में क्या हो, पूरी हो। तो अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भाई संख्या पूरी नहीं लग रही थी। तो सबसे पहले था क्या कि हम प्राकृत संख्याओं की बात करें तो प्राकृत संख्या जो थी वो शुरू होती थी एक से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक चलती थी। पर जब हमने ज़ीरो की खोज हुई यहाँ पे, तो हमको लगा कि ज़ीरो क्या है, यहाँ पे संख्याओं में होना चाहिए। तो तब जब ज़ीरो को मिला दिया गया प्राकृत संख्याओं में, ज़ीरो को किस में मिला दिया गया, प्राकृत संख्याओं में, तो यहाँ पे बन गई यहाँ पे पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या कहलाई, 0 1 2 3 4 इस तरीके से अनंत तक। अब यहाँ पे एक चीज़ हम नोटिस करें कि ये माइनस में नहीं है। पूर्ण संख्या हमेशा क्या होगी, प्लस में होगी। माइनस में कोई भी संख्या यहाँ पे, ऋणात्मक संख्या यहाँ पे नहीं होती है। एक चीज़ हमको ये ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि जीरो शामिल है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो इसको प्रदर्शित किया जाता है डब्ल्यू से। डब्ल्यू क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर्स हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं, तो डब्ल्यू से इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद बात करें कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो ये प्राकृत संख्या है, यहाँ से शुरू हो रही, ये सब प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में आ रही है। पर जब हम बात करते हैं अगली इस लाइन की कि लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब पूर्ण संख्याओं को देखें तो भाई जीरो जो है वो प्राकृत संख्याओं में थोड़ी आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्याएं तो क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। तो ये बात यहाँ पे सत्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये ध्यान रखना हमको। उसके बाद अगला पॉइंट देखें तो यहाँ पे पूर्ण संख्या योग और गुणन के अंतर्गत संवृत होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या है, जैसे पूर्ण संख्या, जैसे कोई भी दो पूर्ण संख्या ले ली, मान लो हमने ले ली 2 ले ली और एक ले ली 7 ले ली। अब इन दोनों को अगर हम जोड़े, अगर योग की बात करें, इनको जोड़े तो ये कितना आ जाता है, 9। और 9 जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या। मतलब दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या आता है, हमेशा पूर्ण संख्या ही आती है। ये यहाँ पे इस बात को कहना चाह रहे हैं। और उसी तरीके से अगर बात करें गुणन की, गुणन में हम ले लेते हैं, मान लो एक पूर्ण संख्या ले ली हमने, 7 ले ली और एक ले ली 4। ये भी पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। अब इन दोनों का गुणा जब करते हैं हम, जब गुणन करते हैं इनका, तो ये आता है 28। अब 28 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए क्या है, समवृत है। अब जैसे बात करें घटाने की, मान लो हमने यहाँ पे लिखा 2 - 7, तो ये संख्या क्या आ जाएगी, -5, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। अभी हमने देखा कि जो संख्या है माइनस में होती है वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती है। उसी तरीके से भाग में भी पॉइंट में जा सकता है। 7/4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। पॉइंट में जो आंसर आएगा, दशमलव में जो आंसर आएगा वो पूर्ण संख्याओं में नहीं गिना जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। उसके बाद बात करें योज्य तत्सम की। तत्सम का मतलब क्या है कि अब जैसे योज्य की बात करें, मतलब योग की बात करें,
ऐसी संख्या पूर्ण संख्या में ऐसी पूर्ण संख्या जोड़ने पे वापस से क्या आ जाए, वही संख्या रिपीट हो जाए। मान लो यहाँ पे हमने ले ली एक पूर्ण संख्या 5 ले ली। अब इसमें क्या जोड़े हम कि यहाँ पे वापस 5 आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 0 को जोड़ेंगे, और 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो 5 में जब 0 को जोड़ा जाता है तो वो क्या आ जाती है, वापस 5 संख्या आ जाती है। इसका मतलब क्या है, ये 0 क्या है, योज्य तत्समक है। 5 की जगह हम कोई भी पूर्ण संख्या लेंगे और उसमें 0 को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगी, वो ही संख्या वापस रिपीट हो जाएगी। उसी तरीके से गुणन की बात करें, गुणन तत्समक का मतलब भी यही होता है कि गुणा करने पे वही संख्या वापस आ जानी चाहिए। पर यहाँ पे 0 ले नहीं सकते हम, 5 गुणा 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का गुणा क्या आता है, 0 आता है। अगर हम यहाँ पे क्या देते हैं, 5 गुणा 1 लेते हैं तो वापस क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब गुणा के लिए गुणन तत्समक क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुणन तत्समक 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये पॉइंट भी हमारा यहाँ पे पूरा होता है। नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याओं की अगर बात करें तो भाज्य संख्याओं में क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे है हमारे पास 15 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3, हम लिख सकते हैं इसको 5 गुणा 3 गुणा 1 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से मान लो हम लिख सकते हैं 24, हम लिखे 24 को कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा 4 लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इनके गुणनखंड क्या है, ये क्या कहलाते हैं, गुणनखंड। जब हम गुणा किसी संख्या को गुणा के खंडों में जब लिखते हैं, जैसे ये यहाँ पे भी 3 हो गए, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 या 2 से अधिक गुणनखंड जब होते हैं किसी भी संख्या के तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। तो 15 यहाँ पे क्या है, भाज्य संख्या है। 24 क्या है, यहाँ पे भाज्य संख्या है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ क्लियर होता है। अगला पॉइंट है भाज्य संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग भी जा सकता है। एक और स्वयं के अलावा, जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं 24 को, वापस लेते हैं 24 में 24 के अलावा 3 का भाग जाता है। उसके बाद 24 में 4 का भाग भी जाता है, 24 में 6 का भाग भी जाता है, 24 में 12 का भाग भी जाता है। मतलब यहाँ पे तो बहुत सारी संख्या हमने देख ली जिसमें 24 और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या। अब जब हम शुरुआत करते हैं ना संख्याओं की, जैसे हमने अभी पूर्ण संख्या पढ़ी, तो पूर्ण संख्याओं में जो भाज्य संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो होती है 4 से। 4 से शुरुआत हुई, 4 6 8 9 10। अब यहाँ पे आगे हम जब अभाज्य संख्याओं को पढ़ेंगे तो तब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याओं की बात करें हम यहाँ पे, तो अभाज्य संख्याओं में क्या है कि पहला जो कथन यहाँ पे लिखा है, जिनमें 2 या 2 से अधिक गुणनखंड न हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड न हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी संख्या जो होगी, जैसे मान लो हम यहाँ पे लेते हैं 7 ले लेते। अब 7 जो है उसमें हम 7 को सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, 7 गुणा 1। उसके अलावा कोई तरीका हमारे पास 7 को लिखने का नहीं है गुणनखंड के रूप में। अब जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लेते 10 ले लेते। अब 10 को लिखने का तरीका है, 10 को लिखने का 5 गुणा 2 गुणा 1। तो यहाँ पे देखें तो गुणनखंड क्या हो गए, एक तो पहली बात तो ये है कि गुणनखंड 3 हो गए यहाँ पे, पहली बात तो ये होगी। और दूसरी बात ये हुई कि यहाँ पे 10 के अलावा 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। एक की तो हम बात कर ही रहे हैं, पर यहाँ 5 और 2 दोनों अलग संख्या आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो हो गई भाज्य संख्या। ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। और जो बात करें हम अभाज्य की, तो 7 क्या हो गई यहाँ पे, अभाज्य संख्या हो गई। अब और एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे मान लो हम लेते हैं 15। अब यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है कि लोग विषम संख्या और अभाज्य संख्या को सेम मान लेते हैं, पर यहाँ पे हम देखें 15 जो है, अब 15 को अगर हम देखें तो 5 गुणा 3 गुणा 1 लिख सकते हैं हम। अब इसमें 5 15 से अलग है और 3 भी 15 से अलग है। तो यहाँ पे देखें तो गुणनखंड भी कितने हो रहे, 3 हो रहे। इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 17। अब 17 को अगर हम देखें तो 17 को किसी भी और रूप में नहीं लिखा जा सकता है इसके अलावा। यहाँ पे सिर्फ 17 आएगा और 1 आएगा। एक तो खुद संख्या आती है। अभाज्य संख्या में क्या है, ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं हम, अभाज्य संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता। तो यहाँ पे 17 में किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता। 19 को देख लो, 19 में किसी और संख्या का भाग नहीं जा सकता। या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी और संख्या के पहाड़े में जो संख्या नहीं आती, किसी और
संख्या के टेबल में या फिर पहाड़े में जो संख्या नहीं आती, तो ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, सबसे पहले हमको ध्यान देना यहाँ पे क्या है, 2 है, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या मिलेगी यहाँ पे जो क्या है, सम संख्या है। अगर इन पूरी पूरी लाइन को देखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 19 29, इन सब में एक अकेली जो 2 है वो क्या है, सम संख्या, बाकी सब क्या है, विषम संख्या है। और विषम में भी पूरी विषम संख्याएं नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 15 की बात की है, भाज्य संख्या तो इसमें नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 9 भी नहीं है, यहाँ पे 15 भी नहीं है, यहाँ पे 21 भी नहीं है। तो यहाँ पे हम सब में देखें तो 21 की अगर बात करें तो 21 3 के पहाड़े में आता है, 3 गुणा 7 करते तो 21 आता है। मतलब कि ये क्या है, किसी और संख्या का भाग जा सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे 21 नहीं है, 15 नहीं है, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की जो शुरुआत होती है वो होती है 2 से, और ये एकमात्र संख्या है जो क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। जो एकमात्र संख्या है जो अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है। और उसके बाद जितनी भी संख्या आती है वो सभी क्या आती है, विषम आती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी कौन सी है, 2 ही है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। तो इसके उदाहरण ये ध्यान रखने, हमको सीधा सा ये ध्यान रखना है, किसी और के पहाड़े में, अगर थोड़ा कंफ्यूजन अगर इसमें हो भी रहा है तो हमको एक चीज ध्यान रखनी है, किसी और के पहाड़े में जो संख्या नहीं आ रही है वो सभी किस में आ जाएगी, अभाज्य संख्या में आ जाएगी, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे मैंने लिखी है कि पहली जो बात है यहाँ पे, न एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य। जो एक संख्या है ना, वो न तो भाज्य है न अभाज्य है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो। पर एक की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही गुणनखंड आता है, एक किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। और एक की पहले ही हमने बात कर ली, तो एक बराबर एक ही लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो कम से कम 2 गुणनखंड भाज्य अभाज्य बनने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात ये होगी। 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या है। ये यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से पूरी 97 तक कितनी संख्या है, अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या है। ये हमको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है सीधे। उसके बाद है 2 सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 2 अभी हमने ध्यान दिया यहाँ पे कि 2 जो है एकमात्र क्या है, सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या। अब 2 के बाद हमने जितनी भी अभाज्य संख्या यहाँ पे देखें, ये 2 है यहाँ पे हमारा। उसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्या वो सभी क्या है, विषम है, कोई भी सम आपको नहीं मिलेगी, ये हमको ध्यान रखना है। क्योंकि एक बात सीधी सी देखें हम कि जो भी सम संख्या होती है ना, उसमें 2 का भाग जाता ही जाता है। इसलिए हम किसी भी सम संख्या को 2 के अलावा अभाज्य संख्याओं में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखनी है कुछ बातें। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, जो पहला क्वेश्चन है वो हमने लिया है 2023 में L1 में जो हमारा क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से रिलेटेड, वो है अभाज्य संख्या का। अब अभाज्य संख्या में ये पूछ रहा है हमको कि 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें 80 के निकटतम अभाज्य संख्या। तो 73 को देखें, पहली बात अभाज्य है या नहीं है, तो ये अभाज्य है। किसी के भी पहाड़े में आपको, किसी के भी टेबल में 73 नहीं दिखेगा। उसी तरीके से 79 भी किसी के पहाड़े में नहीं दिखेगा। पर अगर बात करें 81 की, तो 81 भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि 9 गुणा 9 कितना आता है, 81 आता है। तो ये किसी और के पहाड़े में आ गई, है ना। तो ये भाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन तो सीधा सा कैंसिल हो जाता है। उसके बाद पूछ रहा है 83 भी अभाज्य संख्या, किसी के पहाड़े में 83 नहीं आता है। अब यहाँ पे 80 के निकटतम बताना है। तो सीधा सा हम ये नहीं कर सकते हैं कि सीधा सा ये अभाज्य, हमने एक पहला ऑप्शन देगा ये अभाज्य टिक कर दिया, ऐसा नहीं करना हमको देखना है कि 80 में से 73 अगर घटाएं तो कितना दूर है ये, 7। उसी तरीके से
80 में से 79 घटाएं तो ये कितना दूर हो गया, 1। और 80 में से 83 घटाएं तो कितना दूर हो गया, ये 3। तो सबसे नजदीक कौन सी है, दोनों तरफ से देखें तो सबसे नजदीक कौन सी है, तो सबसे नजदीक जो संख्या है वो है 79। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। अगला यहाँ पे देखते हैं, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, ये हमको ध्यान रखना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी हमने पढ़ा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या भी एकमात्र यही होती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो सीधा सा यहाँ पे देखेंगे 11 भाज्य है, 17 को देखें तो ये भी भाज्य है क्योंकि ये किसी और के पाड़े में नहीं आ रही, पर 21 को अगर देखें तो 3 के पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में आता है, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। 19 को भी देखें तो 19 भी क्या अभाज्य है। तो हमारा जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 21 क्या है यहाँ पे भाज्य संख्या है। उसका अगला प्रश्न देखते हैं, एकमात्र समअभाज्य संख्या कौन सी है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि क्या है, ये 2 है, तो इसमें तो कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब 0 जुड़ जाता है किसमें, प्राकृत संख्या में। जब 0 किसमें जुड़ जाता है, प्राकृत संख्या में, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से पूर्ण संख्या हमारी बनती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 0 होगी। तो ऑप्शन ए अपना यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सा हम देखें कि हमने पढ़ा था कि अभी जो ऋणात्मक होती है, जो नेगेटिव होती है, वो संख्या हम इसमें नहीं डालते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। उसके बाद है, पूर्ण संख्या किन संख्याओं का समूह है। तो अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे ऑप्शन हिंदी में नहीं आया है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याओं में जब 0 और जुड़ जाता है तो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया वापस से, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होगा। 2 अभी हमने पढ़ा था ये। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखते हैं, कौन सी गणितीय क्रिया 2 पूर्ण संख्याओं पर करने से हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जब 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमको वापस कौन सी संख्या मिलती है, पूर्ण संख्या मिलती है। या फिर हम जब गुणा करते हैं तब क्या मिलती है, पूर्ण संख्या वापस मिल जाती है। इसका मतलब ये दोनों क्या थे, समवृद्ध थे। जोड़ और गुणन दोनों क्या थे, पूर्ण संख्या में समवृद्ध थे। तो कौन कौन सा नहीं होगा, तो घटाव नहीं होगा, भाग नहीं होगा, और नन ऑफ दिस तो हम छोड़ ही देते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि गुणा यहाँ पे दे नहीं रखा है तो हमारा ऑप्शन ए कंफर्म सही हो जाएगा। उसके बाद बात करें 11वें प्रश्न की, अभाज्य संख्याओं के बारे में निम्न कथनों में से सत्य कथन बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहला कथन पढ़ते हैं हम। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत बनते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये तो ये अभी हमने पढ़ा है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि 2 एकमात्र अभाज्य संख्या, उसके सम अभाज्य संख्या, उसके बाद सभी विषम अभाज्य संख्या आती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है क्या। नहीं, बिल्कुल गलत है। अभी हमने पढ़ा कि शुरुआत कहाँ से हो रही है अभाज्य संख्या की, 2 से। 2 के बाद 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं आता है। उसके बाद सीधा क्या आता है, 11। 9 क्यों नहीं आता है, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है। उसके बाद सीधा क्या आता है, 13 आता है। उसके बाद 15 नहीं आता है, सीधा क्या आता है, 17 आता है। 19 आता है। उसके बाद सीधा 23 आता है। क्यों नहीं आ रही है बाकी सब संख्या, क्योंकि किसी न किसी के पहाड़े में आ रही है। इसका मतलब उन जिसकी पहाड़े में आ रही है उन संख्याओं का भाग उसमें जा रहा है, इसलिए ये जो है दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे देखिए, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते, बिल्कुल सही बात है, ये अभी हमने पढ़ा था। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे, अभाज्य संख्याओं का महत्व 1 होता है, ये भी सही बात है। इसको हम थोड़ा सा जब आगे पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे सहअभाज्य संख्या और
इसमें क्या होती है अभाज्य गुणनखंड जब पढ़ेंगे तब हमको और क्लियर हो जाएगा। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा, मतलब कि ऑप्शन जो तीसरा है यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन यहाँ पे देखें तो सबसे पहला यहाँ पे कथन दे रखा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। सभी प्राकृतिक संख्या किस में आती है, पूर्ण संख्या में आती है। प्राकृतिक संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये भी सही बात है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, जस्ट आगे वाली संख्या। अब प्राकृतिक संख्याओं का शुरुआती कहाँ से होती है, एक से होती है, तो इसके आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा अगर यहाँ पे देखें तो पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संलग्न होती है। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, ये टर्म्स भी ध्यान रखनी चाहिए कि घटाव या घटाना, ठीक है, माइनस करना क्या होता है, व्यवकलन कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो घटाना है उसमें जैसे हम दो संख्या को घटाते हैं, मान लो 2 - 5 करते हैं, दोनों पूर्ण संख्या, इनको घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं दे रही क्योंकि माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है वो क्या है, गलत है। यहाँ पे गलत है, इसका मतलब हमको पूछा ही ये है तो हमारा ये सही होगा, है ना। ये ध्यान रखना, मैं राइट ऊपर भी कर दिया, पर ये वाला ऑप्शन हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सही है। चौथा यहाँ पे देखते हैं, पूर्ण संख्या और गुणात्मक तत्समक, ये हमने पढ़ा, एक होता है, बिल्कुल सही लिख रखा है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जिस संख्या को विभाजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। विभाजित किया जाता है मतलब कि किसी भी संख्या का भाग उसमें जाता है, उसको भाज्य बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं। तो ये सीधा ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का किसी और संख्या, खुद के अलावा, स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग किसी में चला जाता है तो वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। उसका क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे, यदि कोई संख्या केवल एक और स्वयं से विभाज्य होती है तो उसे क्या कहते हैं। केवल एक और स्वयं से, तो ये सीधी सी बात है, जिसके दो ही गुणनखंड होंगे वो कौन सी होगी, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। तो ये ध्यान रखना हमको, किस 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 का भाग जाता है अभाज्य संख्या में, एक या खुद का, स्वयं का, ठीक है। इसका मतलब कितने गुणनखंड होंगे, दो, ठीक है। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे देखते हैं, लास्ट हमारा जो प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया गलती से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन दो, यहाँ पे नहीं नहीं, सॉरी, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया यहाँ पे। ये क्या है, भाज्य संख्या पूछ रहा है, अभाज्य नहीं पूछ रहा है, सॉरी, भाज्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन देखो, भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य में न तो 0 आता है, न 1 आता है और न ही 2 आता है। तो यहाँ पे जो चौथा सही 4 जो है, चौथा ऑप्शन वो सही होगा, क्योंकि देखो 0 के कोई गुणनखंड है नहीं, 1 का एक ही गुणनखंड है, और उसके बाद 2 की बात करें तो 2 के कितने गुणनखंड है, 2 ही, मतलब ये अभाज्य संख्या है। सीधी सी बात क्या करें, ये अभाज्य संख्या है। 3, उसके बाद 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3 के भी कितने गुणनखंड है, 2 ही गुणनखंड है, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और बात करें 4 की, तो 4 की जब बात करें तो 4 के गुणनखंड कितने होते हैं, 3 हो जाते हैं। यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 1, मतलब ये क्या बन जाती है, भाज्य। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलत हो सकता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सही उत्तर 4 आएगा, ठीक है। तो इसी, तो हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट वीडियो है वो है गणित की मूल संख्या, मतलब कि जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये जो बेसिक चीज़ें होती है मैथ्स की, उस पे हमारा अगला वीडियो आएगा, जिसमें हम क्वेश्चंस और इसकी थ्योरी सब कुछ कवर करेंगे, जो रीट के हिसाब से, रीट लेवल 1 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।